सतह पर आने से कौन रोकता है, कौन सा मंडल रोकता है? तो आयन मंडल ही रोकता है। और आयन मंडल कहाँ पर होता है? समताप और जो मंडल तीसरी में। नदी है सिंधु नदी, यह जम्मू कश्मीर की तरफ से आती है। सुवर्ण रेखा यही नदी है जो यानी दक्षिणी गोविंद झारखंड। मकर के लिए। और कर्क का भी सेम वही पोजीशन है, लेकिन यह साउथ सॉरी नॉर्थ हो जाएगा। 23 वन इस जगह पे जो पर्वत है। इसके बाद क्या होता है कि इनमें नमी कम हो जाती है, जिससे बारिश कम होती है। और इस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवेशी शाला। आज का यह वीडियो पीवाईक्यू सीरीज पर है, जो यूपी टेट के 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, उसमें से पीआरटी लेवल यानी कि प्राइमरी लेवल के जो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस का पेपर है, मैंने उसको लिया हुआ है। ये पूरे पेपर 2016 से 2022 तक है। तो पूरे वीडियो को आप देखिए, आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और सभी ऑप्शंस को भी मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने एक पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, यूपी टेट एग्जाम या सीटेट एग्जाम के ट्रिक्स को लेकर के। तो उसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि यूपी टेट में पेडागोजी से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन सब्जेक्टिव या फिर सैद्धांतिक ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को भी देख लेंगे कि इस पेपर में जो 2016 से 2022 के जितने पेपर हुए हैं यूपी टेट के ईवीएस के, उसमें पेडागोजी के कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन जो 121 है, मैंने यहाँ पे 121 इसलिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन में ईवीएस का जो पेपर होगा, क्वेश्चन वो 121 से ही स्टार्ट होगा। आपका 121 से लेकर 150 तक जाएगा। ये लास्ट होता है पीआरटी में, मीन्स लास्ट पेपर आता है। पहले आप सीडीपी जाएगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज रहेगा, फिर उसके बाद आपका ईवीएस सॉरी मैथ्स रहेगा, उसके बाद आपका ईवीएस रहेगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो जो लास्ट होता है आपका ईवीएस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। यह 2016 का है। इसमें जो 121 क्वेश्चन है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। तो एक चीज से ऐसे ध्यान रखिए कि गिर, गिर मतलब ग से शुरू हो रहा है और ये कहाँ पर होता है? गुजरात। ठीक है, गिर से गुजरात आप पकड़ लीजिएगा इस शब्द को। और गुजरात में गुर्राने का शब्द कौन करेगा? अगर देखा जाए तो गुर्राएगा अगर बहुत तो शेर ही करेगा। तो ऑप्शन चौथा इसका सही होगा, क्योंकि जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है या गुजरात में है, और गुजरात में शेर का वहां पर अभ्यारण्य बना हुआ है। हाथी का जो प्रमुख संरक्षण क्षेत्र है वो पेरियार यानी कि केरल में है। पेरियार केरल। और दूसरा जो है नीलगिरी और काजीरंगा, काजीरंगा है। ठीक है, सांपों के लिए कोई ऐसा अभ्यारण्य नहीं बनाया गया है। गैंडा के लिए आसाम में काजीरंगा है, वो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन का आशय हो गया हरा और मफलर का आशय हो गया पट्टी। तो हरा पट्टी का अर्थात हो गया कि पेड़ों से या हरित पट्टी से जो ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, यानी जो संबंधित किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। पेड़ पौधे क्या होते हैं? ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ध्वनि आगे नहीं बढ़ पाता है और ध्वनि पोल्यूशन जो होता है, प्रदूषण जो होता है, वो रुक जाता है। ठीक है, चौथा नेक्स्ट है 123 निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो जो लाल सागर है वह अफ्रीका और एशिया को अलग करता है, यानी कि अफ्रीका और एशिया, एशिया को अलग करता है। काला सागर क्या करता है? यूरोप और एशिया के बीच में है, तो इसको अलग करेगा। यह यूरोप और एशिया के बीच में है। अरब सागर क्या करता है? भारत और अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। अरब सागर कहाँ पे? भारत और अफ्रीका के बीच में आप बोल सकते हैं, अफ्रीका के बीच में है। और भूमध्य सागर क्या है? यह यूरोप, यूरोप और अफ्रीका दोनों को अलग करता है। ठीक है, बांट देता है। तो ऑप्शन सही कौन हो गया? ऑप्शन 4 भूमध्य सागर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है 124 ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को कोई ऐसा डे नहीं होता जो सेलिब्रेट होता है, और 30 मार्च को भी कुछ ऐसा नहीं है। शायद 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, उसका स्थापना दिवस था शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये विश्व पृथ्वी दिवस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा एक होगा
अब क्वेश्चन नंबर 125 कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो इसका मैं पहले आपको पिरामिड बना के दिखा देता हूँ खाद्य श्रृंखला का। तो जो पिरामिड में कुछ ऐसा होता है, तो पहला लेवल जो होता है वो होता है प्राथमिक उत्पादक, जिसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं। दूसरा जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरा जो होता है द्वितीयक उपभोक्ता। इसके बाद ये आ जाता है तृतीयक उपभोक्ता। तो पेड़ पौधों को जो खाते हैं वह इनको ही खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, यानी वो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वह इनको भी खाते हैं, यानी कि और इनको भी खाते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो सिर्फ मांसाहारी ही होते हैं, जैसे आपका शेर हो जाएगा, बाज हो जाएगा। तो ये सभी तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो आंसर आपको पता चल गया होगा कि शाकाहारी शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, जो पहले उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक तो पेड़ पौधे हो जाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता और सॉरी प्राथमिक उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है। अपघटक कौन हो जाते हैं? ये मृत जीवों और जैविक पदार्थों का विघटन करते हैं, जैसे हो गया बैक्टीरिया, फफूंद। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बैक्टीरिया या फफूंद। क्वेश्चन नंबर 126 है कि पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसमें जो पहला आता है केमिकल साइकिल, यानी कि रासायनिक चक्रण। तो रासायनिक चक्रण एक सामान्य नाम है, ये नहीं होगा। जैव भू रासायनिक चक्रण आंसर यही है। भूगर्भीय चक्र क्या होता है? जियोलॉजिकल जो साइकिल होते हैं, यह केवल पृथ्वी की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है, तो इसलिए यह भी आंसर सही नहीं होगा। जो भू रासायनिक चक्र है इनमें जीवों की भूमिका स्पष्ट नहीं होती, जबकि पारिस्थितिक तंत्र में जीव भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन 2 सही होगा। आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम की बात हो रही है और पर्यावरणीय प्रदूषण की भी बात हो रही है। तो देखते हैं इसमें कौन सबसे कम करता है। तो डीजल के जलने पर क्या होता है? CO2 या NO2 वगैरह सभी गैसेस निकलती हैं, तो ये भी प्रदूषण बहुत भारी मात्रा में करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पेट्रोल भी वही काम करता है। जो हाइड्रोजन होता है इसके ईंधन से क्या होता है कि जब ये जलता है तो H2O बनता है, यानी कि जल बनता है। जल बनता है जो पर्यावरण को कम प्रदूषण करता है या न के बराबर करता है। ठीक है, और कोयला से भी बहुत सी गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी निकलते जिससे यह भी ज्यादा पर्यावरण को प्रदूषण करता है। नेक्स्ट है 128 संकटग्रस्त जंतु यानी कि दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? तो जो दैत्याकार पांडा होते हैं वो चीन में पाए जाते हैं, आंसर सही होगा तीसरा। दूसरे में रियल पांडा पाए जाते हैं जो छोटे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते और ब्राजील में भी नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 129 के निम्नलिखित में किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे CFC बोलते हैं। यह ओजोन परत को नुकसान करता है, यानी O3 किसको नुकसान करता है? ओजोन परत को। ठीक है, ओजोन का नुकसान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यह ग्रीन हाउस गैस है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मतलब यह भी और यह भी। मिथाइल आइसोनेट जो था यह 2 से 3 दिसंबर में हुआ था, दिसंबर में 1984। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिसाइल आइसोनेट के लीक होने से। ठीक है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोनेट गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत से संख्या में लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? आप तो जानते हैं 25 दिसंबर 24 दिसंबर ठंडियों में मनाया जाता है क्रिसमस इंडिया में, लेकिन कहाँ पर, किस देश में पूछा है, तो इसको देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। तो जापान में क्या होता है, यहाँ पर सर्दी होती है। ठीक है, और भारत में भी सर्दी होती है, भारत में तो आप अच्छे से जानते हैं। और अमेरिका में भी क्या होता है, सर्दी होती है। एक बचता है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर नहीं होता और यही ऑप्शन सही है। और क्यों नहीं होता?
क्योंकि दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है, और वहाँ पर उस समय क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है जब दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो इस वजह से जो ऑस्ट्रेलिया है 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाता है, और वहाँ पे जो मौसम होता है गर्मी का होता है। आगे है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में किस सुधार हेतु है? तो गंगा एक्शन प्लान का सुधार किसके लिए लाया गया है? तो जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की मात्रा, जल के तापमान। तो जल के तापमान पर कोई बस नहीं है किसी का, जल की मात्रा पर भी नहीं है, जल के वेग पर भी नहीं है, ज़्यादा बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा वेग हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वालिटी है यानी कि वाटर की क्वालिटी हेतु, तो जल की जो गुणवत्ता है गंगा एक्शन प्लान में जल की गुणवत्ता हेतु इस सुधार के लिए लाया गया। क्वेश्चन नंबर 132 के निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? कीटनाशक की बात हो गई तो आप देख सकते हैं नीम ही कीटनाशक के लिए होता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिससे बायो पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं। तो नीम ही होगा, देवदार नहीं है, और चीड़ भी नहीं होगा, और ओक भी नहीं होगा, क्योंकि जो देवदार है वह एक इमारती लकड़ी है, चीड़ भी हमारा इमारती लकड़ी हो जाता है, और इससे रेजिन प्राप्त किया जाता है, ठीक है, कीटनाशक नहीं। इससे क्या मिलता है हमें? रेजिन, रेजिन प्राप्त होता है। और राजस्थानी ओक का है, अभी हमने अपने वीडियो में बताया था कि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, ठीक है, जड़ें जो होती है गहराई तक जाती हैं। तो ये होता है रेगिस्तानी ओक के लिए। अगर सिंपल से ओक की बात किया जाए तो हिमालय में पाए जाते हैं या जम्मू कश्मीर की तरफ पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। तो ऑप्शन को देखकर ही आप सूर्य को टिक लगा देंगे, क्योंकि पृथ्वी भी नहीं है ग्रह है, यह एक उपग्रह है, शुक्र ग्रह है। तो स्रोत जो है ऊर्जा का सूर्य ही है। क्वेश्चन नंबर 134 के निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो महोगनी जो होता है वह उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, ठीक है। तो यह वर्षा वन में पाया जाएगा, यह नहीं होगा। कैक्टस इसका सही आंसर है। फर को देख लेते हैं, फर हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। और चंदन जो है शुष्क वनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सही कैक्टस होगा, इसलिए कि कैक्टस जो होता है मरुस्थल की एक प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है, और इसमें पानी संग्रह करने की क्षमता होती है, और इसकी जो पत्तियां होती है कांटों में बदल जाती हैं, इस वजह से क्या होता है, यह मरुस्थल में ज्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह जो अपने से बना हो। तो वरुण जो है, वरुण का एक है, वो उसे बोलते हैं ट्राइटन, ट्राइटन वरुण का है, ठीक है। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यह भी आंसर नहीं होगा। शनि का है टाइटन जिसका नाम है, और शुक्र का भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 136 निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की बात हो रही है, तो कपास से क्या होता है, रेशे प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि फाइबर मिलता है इनसे, रुई हम बोल सकते हैं। जेड्रोफा जो पौधा है यही ऑप्शन है, क्योंकि इसके बीज से तेल निकाल करके बायोडीजल बनाया जाता है, ठीक है। गन्ना से बायोएथेनॉल प्राप्त किया जाता है, बायोडीजल नहीं बनता, ठीक है। इससे क्या बनाया जाता है? बायोएथेनॉल, जो अभी वाहन में डाले जा रहे हैं, आप लोग न्यूज में देखे होंगे। और आलू क्या है? एक खाद्य फसल है, खाद्य फसल है। तो ऑप्शन 2 से हुआ जेड्रोफा या जेट्रोफा। क्वेश्चन नंबर 137 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमने वीडियो में अपने बताया था, जो बनाया था ईवीएस का, उसमें बताया था कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। और यह कब पारित किया गया? भोपाल गैस त्रासदी के बाद, ठीक है। यानी कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी, और उसी के बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 138 कि भूमंडलीय तापमान जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसका कारण क्या है? तो पहले मैं बता दूं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। जो हमारी पृथ्वी होती है, और यहाँ पर सूर्य है, सूर्य की किरणें और हीट जब आता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी क्या करती है, कुछ हीट को रिटर्न करती है, ठीक है। तो रिटर्न
करती है, जिससे तापमान क्या होता है, कम रहता है, बैलेंस में रहता है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वह जब निकलती हैं तो इसको इसी लेयर में ट्रैप कर देती है, मतलब बढ़ने ही नहीं देती, फिर रिटर्न हो जाते हैं। ये जो हीट है फिर रिटर्न धरती या पृथ्वी पर ही आते हैं, जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वह गैसेस में आ जाती हैं। ग्रीन हाउस, मैं गैस का यहाँ पे लिख दूँ, गैस कौन कौन सी हो जाती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, CH4 मीथेन इसे बोलते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। CFC के बारे में हम लोग अभी पीछे चर्चा किए थे, ठीक है। तो भूमंडलीय ताप का वजह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है 139, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता का आशय हो गया कि जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जीव जंतु रहते हों, मिलते हों, वहाँ पे जैव विविधता उसे बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन 2 है यह सही होगा। क्यों यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वर्ष भर गर्मी और अधिक वर्षा होती है, ठीक है, और यहाँ पर भोजन, जल और अनुकूल जलवायु होने के कारण सबसे अधिक पौधे और जीव पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होती है। जो शीतोष्ण होता है यहाँ पर इससे थोड़ा कम होता है, ठीक है, कम होता है, किससे, उष्णकटिबंधीय से, इससे कम होता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है यहाँ पर। समशीतोष्ण घास प्रदेश बायोम जो होता है यहाँ पर भी कम होता है। यहाँ पर क्या होता है कि घास मिलती ज़्यादा है और प्रजातियाँ कम मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर भी नहीं होगा। सवाना बायोस जो है घास और कुछ पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन जितना यहाँ पर उष्णकटिबंधीय में होता है उतना यहाँ पर नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन यह भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो लावा क्या होता है, जो वोल्केनो होती है, वोल्केनो का मतलब ज्वालामुखी, ठीक है, जब इनसे निकलता है ज्वाला तो लावा बन के फैलने लगता है, वो बढ़ता है। तो इससे जो मिट्टी बनती है, मृदा बनती है, उसका पूछा है कि कौन सा होता है। पहला चीज की जब निकलता है ना एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो जो मिट्टी बनती है काली मिट्टी बनती है, ठीक है, और यानी कि ब्लैक सॉइल। लाल मिट्टी जो होती है वो आग्नेय एवं केंद्रीय चट्टानों के अपक्षयन से बनती है, वो लाल मिट्टी होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है, ठीक है। लेटराइट किससे बनती है, यह अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में बनती है। तो जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो सूर्य की किरणें जो आती है पृथ्वी पर, परावैंगनिक किरणें जिसे बोलते हैं, यानी कि यूवी, जो अल्ट्रावायलेट रेस जिसे हम कहते हैं, उनको कौन सा लेयर रोकता है। ये तो आपको पता है कि उसे रोकने के लिए फिल्टर करने का काम ओजोन परत करता है। तो ओजोन परत कहाँ पर होता है, किस लेयर में होता है। मैं पृथ्वी का पूरा एक लेयर बना देता हूँ यहाँ पर, ये पृथ्वी हो गया, ठीक है। तो पहला जो लेयर होता है वह क्षोभ मंडल होता है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर जिसे कहते हैं, ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, बादल होते हैं, ठीक है, बारिश वारिश होता है, ठीक, बारिश होगा, जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं वह यहीं होती हैं। दूसरा जो लेयर आता है वो होता है समताप मंडल, इसे बोलते हैं समताप मंडल। और इसी में क्या होता है, ओजोन लेयर होता है यहीं पर, ठीक है, यहीं पर ओजोन लेयर होता है ये। और एक चीज और होता है कि जो प्लेन होती हैं वह इसी में फ्लाई करते हैं समताप मंडल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तापमान स्थिर रहता है और यहाँ पर और मौसमी घटनाएं बहुत कम होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, इस वजह से प्लेन को उड़ने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो लेयर आता है वह लेयर आता है मध्यमंडल, इसे बोलते हैं मध्यमंडल। तो मध्यमंडल में क्या होता है, यह सबसे ठंडी परत होती है, और जो उल्का पिंड होता है, उल्का पिंड जो आते हैं, ठीक है, वो यहीं पर क्या हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है।
और सबसे ठंडा परत होता है। इसके बाद जो अगला परत आता है उसे बोलते हैं तापमंडल, तापमंडल। और आयन मंडल भी यही होता है। आयन मंडल का काम क्या होता है कि जो रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं, ठीक है, सैटेलाइट से, वो आते हैं यहीं से, वह परावर्तित होकर के धरती पर आपके रेडियो सिग्नल, टीवी, मोबाइल जो चलते हैं वहीं से चलते हैं, ठीक है। आयनो मंडल होते हैं क्योंकि जब सूर्य की प्रकाश आती है तो इसमें जो गैसेज होती है वो आयनाइज्ड हो जाती है, यानी कि चार्ज हो जाती है। इसके बाद का जो मंडल आता है उसे बोलते हैं बहिर्मंडल, यानी कि इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम होती है। तो इस तरह से आंसर आपका क्या होगा कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सतह सतह पर आने से कौन रोकता है, कौन सा मंडल रोकता है? तो आयन मंडल ही रोकता है। और आयन मंडल कहाँ पर होता है? समताप मंडल में, ठीक है। तो दोनों चीज क्लियर हो गए। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं और मध्य मंडल में क्या होता है, यहाँ पर तो इसी मंडल में उल्कापिंड जो होते हैं अंतरिक्ष से आने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त उपाय हो सकता है। यह पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो प्रधानाध्यापक को जानकारी देना ये कोई उपयुक्त उपाय नहीं हो गया। खेल की कक्षा में जाने से प्रतिबंध करना, देखिए यहाँ प्रतिबंध आ गया, इसको नहीं करना है। उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना, इससे भी कोई सुझाव नहीं निकलेगा, मतलब सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जो मोस्ट है थर्ड कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, यही सही होगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो झीलों का जो शहर है वो भोपाल है मध्य प्रदेश में। उज्जैन क्या है, यह हम महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इंदौर क्या है, यह मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है, इस वजह से ये भी आंसर नहीं होगा। और ग्वालियर क्या है, यहाँ एक किले के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये भी आंसर सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, क्या है बहुमूल्य निधि? सबसे बहुमूल्य निधि होगा छात्रों का विश्वास। इसको देख करके आप समझ जाएंगे, गर्व नहीं होगा, वेतन भी नहीं होगा, सेवा भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह है एक, क्या है? वह कानून नहीं होगा, खोज भी नहीं होगा, डिस्कवरी अलग चीज हो गई, और मूल संकल्पना अलग चीज हो गई, वह क्या हो जाता है? सिद्धांत हो जाता है, यानी थ्योरी। तो ऑप्शन एक सही है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होती है? सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि वही होती है जहाँ पे छात्र और अध्यापक या छात्र कोई प्रोजेक्ट करे जिससे छात्र को सीखें, ठीक है। तो विचार गोष्ठी एवं श्रुतिलेख ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विचार गोष्ठी होगा, श्रुतिलेख हो गया सुन करके लिखना। श्रुतिलेख एवं दिया गया कार्य, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर श्रुतिलेख है यानी कि लिखा हुआ कार्य और दे दिया गया बच्चे को काम करने के लिए। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ये देखिए सही लग रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। व्याख्यान एवं श्रुतिलेख ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो शिक्षण विधि जो उपयुक्त शिक्षण विधि है, शिक्षण विधियां तो सभी हैं लेकिन उपयुक्त जो है वह ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मैंने बताया था ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रमुख गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस। और मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें जो नहीं है वह हीलियम है। क्यों नहीं है? क्योंकि हीलियम एक निष्क्रिय गैस है और यह पृथ्वी की उष्मा को अवशोषित नहीं करता है, इसलिए यह ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती। और एक चीज और, जो H2O यानी कि पानी, मतलब भाप, भाप को समझिए, भाप भी ग्रीन हाउस गैस होता है, याद रखिएगा। पानी नहीं, पानी का मतलब भाप होता क्या है, भाप में पानी होता है, अब पानी का मतलब क्या हो गया, H2O। तो भाप को आप बोलेंगे यह ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि पानी इसमें भाप में गैस की अवस्था में हो जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? हमने बताया था ध्वनि प्रदूषण का अपने वीडियो में कि किस में मापा जाता है, तो वो मापा जाता है डेसिबल में, जिसे बोलते हैं स्मॉल डी और बी, इस तरह से लिखते हैं। तो जो जूल होता है यह ऊर्जा का मापन है, ठीक है। न्यूटन क्या है, बल का है। और जो नैनो इकाई है यह सिर्फ 10 की पावर 9 में लेकर के एक यूनिट के जैसे इसे दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 के निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बे ऑफ बंगाल में, अगर आप इंडिया के मैप को देखें तो कुछ ऐसा है, और मैं यहाँ पे ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ। तो इधर होता है हमारा बंगाल की खाड़ी,
और इधर होता है अरब सागर। तो इधर की तरफ जो नदियाँ गिरती हैं वो बंगाल की तरफ गिर रही हैं और इधर जो गिर रही हैं वो अरब सागर में। तो इसमें बोला है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है, पहले हम लोग देख लेते हैं कौन नदी कहाँ से गिरती है। तो जो ताप्ती नदी है, ठीक है, ताप्ती नदी ये आती है यहाँ से और ये अरब सागर में गिरती है, एक ताप्ती हो गई। जो नर्मदा है, नर्मदा भी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और ये भी कहाँ गिरती है, ये नर्मदा नदी हो गई, ये भी बंगाल अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और जो तीसरी नदी है सिंधु नदी, यह जम्मू कश्मीर की तरफ से आती है सिंधु से। यह भारत के कुछ क्षेत्रों से होते हुए पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान से होकर के फिर ये भी अरब सागर में आकर के गिर जाती है, इस तरह से। और एक नदी जो बचती है सुवर्ण रेखा, ठीक है, सुवर्ण रेखा यही नदी है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, मतलब इस तरफ से, ये यूपी हो गया, इसी के बगल में झारखंड है और यहाँ पे उड़ीसा है। तो यहीं से नदी आती है और इस तरह से सीधे आती है सुवर्ण रेखा और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, ये सुवर्ण रेखा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 150। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा यानी कि बर्फों या हिम या ग्लेशियर के द्वारा हुआ है। तो जो लैपिस होती है यह चूना पत्थर के नदियों से बनता है या उनके घुल जाने से बन जाता है, तो लैपिस नहीं होगा। यू आकार की जो घाटी होती है वह बर्फों से बनती है, बर्फ से बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। जो वी आकार की घाटी होती है नदियों द्वारा बनती है। और जलप्रपात, अगर किसी हाइट से अगर पानी गिर रहा है तो वहां पे जो इकट्ठा होकर के बन रहा है वो अलग चीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं। 2016 के ईवीएस के सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया जो पीवाईक्यूज थे। अब 2017 के पीवाईक्यूज को देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन के। तो अब बात करते हैं हम लोग 2017 के। तो 2017 का जो 121 क्वेश्चन यानी कि पहला स्टार्ट होता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है? ग्रीन ट्रिब्यूनल में पर्यावरण संबंधी मामलों का न्यायिक निपटारा करता है, प्रदूषण का मापन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मामलों का निपटारा, ठीक है। केंद्रीय जल आयोग का काम क्या है? जल संसाधनों एवं सिंचाई से संबंधित संस्था है, ठीक है। नाम से ही पता चला जल आयोग हो गया, तो आएगा नहीं प्रदूषण के लिए। सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का मानचित्र मैपिंग करता है, ठीक है। तो भारत का मानचित्र का काम, ठीक है। तो जो आंसर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है, सीपीसीबी होता है, यही क्या करता है, भारत में प्रदूषण मापन के से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 122 कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो पहले ऑप्शंस को देखते हैं, सिसिली में, हवाई में, एंडीज पर्वतमाला में या रॉकीज में। तो सिसिली में क्या है, यहाँ एटना ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है, उस ज्वालामुखी क्या नाम है? एटना, सिसिली में है। हवाई में क्या है, यहाँ माउना लोआ है, माउना लोआ। और जो रॉकीज है, रॉकीज में कौन सा है, यहाँ पे कोटोपैक्सी नहीं है, ठीक है। तो एंडीज पर्वतमाला जो है वहीं पर क्या है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी और जागृत ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123 की तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत से जो नदी आती है सांगपो, वह तिब्बत से आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, क्योंकि गंगा तो इधर से ही कट जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैप बनाए इंडिया का चार्ट में आपको समझने के लिए, तो तिब्बत इधर है, यहाँ पे इस तरह से। तो इधर से जो नदी आती है यहीं से कट करके फिर यहाँ पर आती है, तो इसके पहले यहाँ पे इसका नाम रहता है सांगपो, और लेकिन जब भारत में आती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जो सिंधु नदी है वह इधर से ही निकल जाती है, ये लगभग आपके पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर के मिल जाती है। जो यमुना है वह यूपी वगैरह, लखनऊ वगैरह होते हुए चली जाती है, और गंगा भी ऐसे ही चली जाती है, ठीक है। तो तिब्बत से आने वाली जो है वो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, जिसे वहाँ पे सांगपो नाम से जाना जाता है। 124 है घास भूमि यानी ग्रासलैंड जो परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो
घास भूमि में या ग्रासलैंड में जो उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, तो उच्च स्तर वाले कौन से होंगे? मांसाहारी ही होते हैं, तो कार्निवोरस ही होंगे, यानी कि मांसाहारी। ठीक है, शाकाहारी तो निम्न स्तर वाले हो गए, सबसे नीचे के। जीवाणु क्या हो गए? वो अलग हो गए। मांसाहारी या शाकाहारी तो द्वितीय में आ जाएंगे। ठीक है, हमने बताया था ना पिरामिड बना करके कि पहले पौधे वगैरह होते हैं, पौधों के खाने वाले फिर होंगे, फिर ऐसे होंगे जो पौधों को और इनको भी द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले होंगे, और एक ऐसे होंगे जो सिर्फ मांस ही खा रहे हैं, तो ये उच्च में होते हैं। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि जो एनर्जी लेवल होती है वह नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जितना रहेगा वह एनर्जी इस पर ट्रांसफर होगी तो कम होगी, फिर इनसे यहाँ पर कम होगी, फिर इनसे यहाँ पर कम होगी। तो एनर्जी लेवल क्या होती है? कम होती है नीचे से ऊपर जाने पर। और ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? खाद्य पिरामिड में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर खाद्य पिरामिड में ऊर्जा का जो प्रसार होता है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है कि घटता है? तो आप बताएंगे बढ़ता है। ठीक है, ये बढ़ेगा। और इधर क्या होगा? घटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 125 है कि वायुमंडल का वह प्रमुख स्तर जो पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है। तो एटमॉस्फेरिक लेयर में जो हमने बताया था कि यह पृथ्वी हो गई। ठीक है, पृथ्वी का जो पहला लेयर होता है वह कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, दूसरा मंडल कौन सा होता है? समताप मंडल होता है। तीसरा मंडल कौन सा होता है? मध्य मंडल होता है। ठीक है, तो छ स म आप याद रख सकते हैं इससे भी। तो सबसे नजदीक कौन सा मंडल हमें मिल रहा है? लेयर मिल रहा है। तो सबसे नजदीक तो क्षोभ मंडल मिल रहा है। आयन मंडल में गैसेज आयनाइज्ड होती हैं, और यहीं से जो टेलीस्कोपिक सिग्नल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ट्रांसमिट होकर के धरती पर आ जाते हैं। और समताप मंडल में क्या होता है? इसी में प्लेन वगैरह चलती हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा कि प्लेन वगैरह समताप मंडल में चलती हैं। क्षोभ मंडल में क्या होते हैं? बादल वगैरह रहते हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, बिजली कड़कती है, तो ये सभी होते हैं। और यही सबसे नजदीक लेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका जो आंसर है 5 स्थायी स्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें कौन कौन से है? यूएसए है, और रसिया है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और फ्रांस है, और कौन है? चाइना है। ठीक है, यही सभी हैं, और सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, ऑप्शन 3। असम में क्या है? असम में यहाँ पे काजीरंगा है, और मानस जैसे राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे कौन कौन से है? काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में सरिस्का हो गया। गुजरात में ग से हमने बताया था क्या? तो ग से गुजरात हो जाएगा, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रमुख है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। और पश्चिम बंगाल में तो बहुत से हैं। ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख आप सुंदरबन ले सकते हैं। सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 128, परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? परितंत्र की बात हो रही है, सॉरी पारितंत्र की बात हो रही है, यानी कि इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का स्रोत है वह सूर्य है। डीएनए क्या है? यह आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, आरएनए क्या है? यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और एटीपी क्या होता है? कोशिका में जो ऊर्जा होती है इसी के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन 2। तो संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 132, दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होता है, ये अपना भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया है। आचमन क्या होता है? डिस्टिलेशन। ये होता है कि किसी चीज में पानी को रख करके अगर गंदा है तो आप यहाँ पे आग लगा दीजिए,
फिर इसका जो स्टीम निकल रहा है इसको आप ठंडा करके, ठीक है, कहीं इकट्ठा कर लिए, ये क्या हो जाता है, आसवन कहलाता है। ठीक है, तो यह भी तरल पदार्थों को साफ करने की एक प्रक्रिया हो गई। दूसरा स्टेरिलाइजेशन जो है वह क्या है, तो इसमें सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव को नष्ट करने की प्रक्रिया है। जो किण्वन होता है, किण्वन से दूध से दही बनता है। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं दूध में, लैक्टोबैसिलस, वो जीवाणु लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिससे दूध से दही बन जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमारे देश का जो संविधान बना है वो किसी न किसी देश से लिया ही गया है। तो जर्मनी से क्या लिया गया है, यहाँ से आपातकाल प्रोविजन लिया गया है। यूके से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, और एक लिया गया है एकल नागरिकता, पहला दूसरा, और तीसरा क्या लिया गया है, कानून का शासन, और एक चौथा लिया गया है स्पीकर। तो इतना यूके से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, पहला, दूसरा न्यायिक रिव्यू लिया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, तीसरा यहाँ से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार नहीं मौलिक कर्तव्य, वो सोवियत संघ से लिया गया है, यानी कि यूएसआर से मौलिक कर्तव्य हमारे यहीं से लिया गया है। तो ऑप्शन चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 134, ध्रुव तारा कहलाता है। तो उत्तर में होता है उत्तरी तारा, ध्रुव तारा कहलाता है। ठीक है, बाकी और कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135 है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, किस ईयर में प्रारंभ किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1973 में। और क्यों किया गया था, बाघों की सुरक्षा के लिए, यानी उनके आवास और खाना। तो किस सन में हो जाएगा, 1973, 72 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा। और एक चीज़ है कि 1972 में एक हुआ था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था इस ईयर में। ठीक है, तो ये कभी पूछता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136 है कि फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी सबको पता है उत्तराखंड में स्थित है। एक और आता है कंफ्यूजन कि सिक्किम, तो सिक्किम में यहाँ सुंदर फूल मिलते हैं, लेकिन ये फूलों की घाटी बोली नहीं जाती। आगे देखते हैं। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों यानी बोन्स की संख्या कितनी होती है। तो एक वयस्क में 206 होती है। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन कभी आ जाता है। तो नवजात जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु में 270 से 300 बोन्स होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे जो जुड़ करके लास्ट में जो वयस्क हो जाता है तो 206 तक आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। ठीक है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का है। सिडनी में क्या है, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा मुख्यालय नहीं है ग्रीन पीस का। जो नागासाकी है यह जापान का शहर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, सिडनी भी नहीं होगा और न्यूयॉर्क भी नहीं होगा। जो आंसर है वह है एम्स्टर्डम है, यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 139 के प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है। तो यहाँ पर जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और NADP+ का क्या होता है, अपचयन होता है। तो ऑप्शन जल और ए, ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 140 के एलपीजी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है तो हम लोग देखते हैं कि यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये बात सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं पूछा है तो गलत हो जाएगा। इसका ऊष्मीय मान अधिक है, तो यह भी सही है। ऊष्मीय मान इसका ज्यादा है तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह नीली ज्वाला के साथ जलता है, यह भी सही है।
तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं पर पूछा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचता यही है कि यह मीथेन उत्सर्जित करने वाला ईंधन है, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक चीज और कि एलपीजी में कौन कौन सी गैसेज होती हैं, इसमें प्रोपेन होता है, प्रोपेन यानी कि C3H8, ठीक है, ये होता है। प्लस क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब कौन सा हो गया, C4H10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति के जो लेखक है कौन है। तो प्रजातियों की उत्पत्ति के जो लेखक है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने दिया था तो इसलिए यही लेखक हैं। और अरस्तु के बारे में देख लेते हैं कि अरस्तु ने क्या किया था, यह जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक है, जीव विज्ञान के जनक। मेंडल क्या थे, ये अनुवांशिकी के जनक थे, अनुवांशिकी के जनक इनको माना जाता है। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 142, मकर रेखा स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है मकर रेखा, हम एक अर्थ का वो बना देते हैं उसके बाद समझाएंगे। तो जो पृथ्वी है कुछ ऐसी है, तो जो बीच से जो जाता है इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य मतलब धरती का मध्य, इसे बोलते हैं भूमध्य। यह एक इमेजिनरी लाइन है। ऊपर जो होता है इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे जो होता है इसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर मतलब नॉर्थ में जो जाता है, ये जो एरिया होता है इसे बोलते हैं कर्क रेखा। ये क्या होता है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जिसे हम कहते हैं। और इसी तरह से भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो होती है मकर रेखा। और इनकी जो पोजीशन होती है दोनों की सेम होती है, यानी कि 23 1.5 डिग्री ए नॉर्थ में हो जाता है, सेम वही 23 1/2 साउथ में डिग्री ए मकर रेखा हो जाता है, ठीक है। हिंदी में हम इसे साउथ को दक्षिण बोलेंगे, हिंदी में इसको नॉर्थ बोलेंगे या उत्तरी बोलेंगे, और या उत्तर बोलेंगे। तो ए होता है, और ये होता है 0 डिग्री पर, मतलब यहाँ पर कोई नहीं, एकदम प्लेन इसी जगह पर होता ही है। तो जो मकर रेखा होती है वह ऑप्शन में देख करके आप बताइए किस एरिया में, यहीं पर है साउथ में 23.5, ठीक है। यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह उत्तर वाला यह किसके लिए है, कर्क रेखा यहाँ पर रहेगी, और यह भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 143, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये होगा हेग में, ठीक है। जिनेवा में क्या है, यहाँ पर WHO का है, ILO का है, WTO का है, ठीक है। ध्यान रखिए WW अगर वर्ड आ गया तो जिनेवा हो जाएगा। न्यूयॉर्क में किसका है, अभी हमने ऊपर बताया था संयुक्त राष्ट्र का है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का। और पेरिस में क्या है, यूनेस्को का है, UNESCO, ठीक है, यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में है, पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, ठीक है। 144, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 फरवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है। और 20 फरवरी 1950 को क्या हुआ था, इस दिन कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। सभी तिथियां क्या हैं, गलत हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 145, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो यह आयोजित किया जाता है अजमेर में। और अजमेर कहाँ पर है, राजस्थान में। क्या होता है यहाँ पर, पशु मेला, पशु मेला होता है। पशु में क्या होता है, सबसे बड़ा ऊंट का मेला हो जाता है यहाँ पे, ऊंट और पशु मेला बोल सकते हैं, अन्य पशु मेला। जो जयपुर है यह राजस्थान की राजधानी है, लेकिन यहाँ नहीं होता, ठीक है। उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों का शहर है, इसको हम बोल सकते हैं झीलों का शहर। और जोधपुर क्या होता है, ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, और ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सी सबसे अधिक हानिकारक है, तो पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती है, लेकिन सबसे अधिक कौन होती है, तो जो UVA होती है यह कम हानिकारक होती है। इससे क्या होता है, त्वचा की उम्र बढ़ाने वाले के कारण हो जाते हैं,
ठीक है। यूवीबी क्या होता है, इससे कैंसर वगैरह या सनबर्न वगैरह हो जाते हैं। जो यूवीसी होती है सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है इसमें से, तो इसका जो होगा वो फंगी होगा, यानी कि कवक होगा। क्यों नहीं, क्यों यह होगा? क्योंकि यह एक जीवित घटक है, ठीक है, इसलिए यह अजैविक घटक नहीं है। यहाँ पे पूछा है अजैविक घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गिर शेर परियोजना, गिर से ग से गुजरात समझ जाइए, और गुजरात में शेर एशियाई शेर के लिए है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई और है, जैसे आपका ताड़ोबा हो गया, पेंच हो गया, या नवेगांव आदि टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये नहीं है, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश में कान्हा और बांधवगढ़ आदि हैं, ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा गुजरात से ही होगा। WWF का पूर्ण रूप क्या है? तो WWF का पूर्ण रूप है, सभी में आप देख रहे हैं, वर्ल्ड लाइफ, वर्ड, 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 ठीक है। फंड यहाँ पर भी है, फंड यहाँ पर भी है, फंड यहाँ पर, तो ये क्लियर है कि एक का वर्ड होगा, दूसरे लास्ट वाले का फंड होगा। तो इसमें जो आंसर होगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, यही होगा इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद या ग्लेशियर से होता है? तो गंगा नदी का जो होता है वह गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन तीसरा सही है। और ये कहाँ से होता है? उत्तराखंड से। अरावली में कोई ग्लेशियर नहीं है, लद्दाख में भी कोई ग्लेशियर नहीं है, और यहाँ पर गंगा का कोई स्रोत नहीं है। PYQ सीरीज में 2018 का हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ और जो यूपी टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि किसी की आप हेल्प करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 2018 का क्वेश्चन ईवीएस का। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रपति महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो उस समय जो थी 2018 में रेखा शर्मा थी। क्वेश्चन नंबर 122 कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसमें जो आंसर होगा कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक जो आहूत होती है वह राष्ट्रपति उसे बुलाते हैं, द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 123 के संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये जो प्रावधान दिए गए हैं भाग 9 में, यानी क्वेश्चन नंबर 1। जो भाग 6 है इसमें राज्यों की कार्यपालिका, राज्यपाल और विधानमंडल आदि के प्रावधान है, पंचायत के नहीं है, ठीक है, यानी कि राज्यपाल से संबंधित है। जो भाग तीसरा है यह मौलिक अधिकार से है, और भाग चौथा जो है और जो भाग 4 है इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 124 है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो इसका जो संबंध है 73वें का ग्रामीण से है, 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, और 74वां जो है वह है शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए। तो ऑप्शन 2 सही होगा। जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं यह अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में है, 52 से 78 के बीच में है, यानी कि अनुच्छेद 52 से 78 में है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा दूसरा सही होगा। और संसद की शक्तियां 74वें संविधान संशोधन से संबंधित ही नहीं है, ठीक है। इसमें जो एक प्रमुख आता है 368 आता है, जिसे संसद की विशेष शक्ति बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, यानी कि एसिडिक हो जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है इसका जो यौगिक होता है H2O2, यानी कि एक खुद एक यौगिक है, और इसकी वजह से अम्लीय वर्षा नहीं होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि NO इसे बोलते हैं, और यह पहले चेंज होता है NO2 में, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन उसके बाद यह साइट्रिक एसिड बनता है, तो ये भी नहीं कराता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, यह भी अम्लीय वर्षा का कारण नहीं होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है यह अम्लीय वर्षा का कारण है, क्योंकि SO2 जब पानी के साथ मिल जाता है तो यह क्या बनाता है? H2SO4 बनाता है, और यह क्या होता है? इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 अभी हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका का जो संविधान लिया गया है यहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है।
ये लिया गया, पिछले स्लाइड में हमने बताया था। और इंग्लैंड से क्या लिया गया है, विधि का शासन, इंग्लैंड से लिया गया है, तो ऑप्शन 2 इसका सही होगा, यानी कि। और स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है, तो यहाँ से जनमत संग्रहण जो होता है इसका विचार लिया गया है, इस जनमत संग्रहण का। और आयरलैंड से क्या लिया गया है, यहाँ से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व यहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। तो जो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 127, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो लोकसभा चुनाव के लिए जो अधिसूचना जारी करता है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग का काम सिर्फ चुनाव कराना है, और गृह मंत्रालय का काम अधिसूचना जारी करना नहीं होता। लोकसभा सिर्फ संसदीय कार्य के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 128, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं। जो पहला घंटा होता है, तो पहला घंटा होता है प्रश्नकाल का। बाकी ऐसा कोई सार्वजनिक काल कोई नहीं है। जो विशेषाधिकार काल है, इसका एक अलग महत्व होता है, अलग प्रक्रिया होती है, तो यह भी नहीं होगा। जो शून्यकाल है, ये प्रश्नकाल के जस्ट बाद शुरू होता है, यानी कि पहले प्रश्नकाल होता है, उसके बाद फिर शून्यकाल होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 129, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वर्षा जल संग्रहण होता है वर्षा जल का संग्रहण एवं भंडारण, ठीक है। बारिश के जल को आप संग्रहित कर लेते हैं और स्टोर करके उसका यूज करते हैं, वही होता है। यानी प्रयुक्त जल का संग्रहण एवं भंडारण, ये ऑप्शन नहीं होगा। पानी का वितरण भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन इसका 2 सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यह उत्तराखंड में है। और किसके लिए है, यह बंगाल टाइगर के लिए है, बंगाल टाइगर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है, और यही है गैंडा के लिए, तो ऑप्शन 2 सही होगा। आगे को भी देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये है कर्नाटक में, और यहाँ पर हाथी बाघ तेंदुआ के लिए बना हुआ है। तो किसके लिए है, हाथी बाघ और तेंदुआ। गिर राष्ट्रीय उद्यान हमने पहले बताया था, ये गुजरात में है, और एशियाई शेर के लिए। क्वेश्चन नंबर 131 है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो ऊर्जा प्रवाह के संबंध को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह सूर्य से होता है। तो सूर्य होगा, फिर उसके बाद पहला सूर्य, देन उसके बाद उत्पादक पर जाएगा, उत्पादक से वह ऊर्जा कहाँ जाएगी, उपभोक्ता के पास जाएगी, जो इनको खाता है उपभोक्ता के पास, और फिर उपभोक्ता के बाद वह अपघटक के पास आएगा, अपघटक। तो इसमें जो आंसर मिल रहा है हमें कि पहले अपघटक यहाँ पर हो गया, ये आंसर गलत हो गया। उपभोक्ता पहला नहीं होता, ये भी आंसर गलत, सॉरी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पर उत्पादक है और यहाँ पर भी उत्पादक है, तो लास्ट में अपघटक होते हैं। तो ऑप्शन जो सही होगा तीसरा होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ऊर्जा का जो ऊर्जा प्रवाह संबंध है वह सूर्य के बाद उत्पादक पे जाएगा, यानी कि सूर्य से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे, उन पेड़ पौधों को उपभोक्ता खाता है, और इन उपभोक्ताओं को फिर बाद में अपघटक यूज करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 132 कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। सबसे अधिक मात्रा की बात हो रही है, तो प्रोपेन जो है यह वातावरण की कोई प्रमुख गैस नहीं है, ठीक है। और एथेन बहुत बहुत नॉर्मल या ना के बराबर ही होता है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी ऑप्शन गलत हो गया और यह भी गलत हो गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही सबसे ज़्यादा मात्रा में वातावरण में होती है। और मीथेन क्या है, मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस ये भी है, शक्तिशाली ग्रीन हाउस है, शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन इसकी वायुमंडल में जो मात्रा होती है वो एज पर इसके क्या कहते हैं CO2 के कम होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन कम होती है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैस है वह जल वाष्प है, ठीक है। जल वाष्प यह भी एक ग्रीन हाउस गैस है। जल वाष्प का मतलब हो गया भाप, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्टीम, वाटर वेपर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि वाटर। लेकिन इस विकल्प में यहाँ पे जलवाष्प या वाटर वेपर नहीं दिया हुआ है, तो हम वहाँ पे उसे टिक नहीं लगाएंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही लगाएंगे, ठीक है। जलवाष्प का मतलब ये होते क्या है, पानी ही होते हैं जलवाष्प मतलब, यानी कि अगर हम बोले तो H2O बोल सकते हैं, जल भी बोल सकते हैं। तो आप जानते हैं ना जल के 3 रूप होते हैं, एक ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है और तीसरा गैस होता है। तो गैस के फॉर्म में जो होता है वो भाप होता है।
तो अगर ग्रीन हाउस की बात की जाए कि स्टीम है कि नहीं, तो हाँ वह है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। इसी के सीक्वेंस में अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 133, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो पहला जो ऑप्शन है कैरोटीनॉयड है, यह इससे पीला रंग मिलता है, पीला रंग या नारंगी। और किसमें मिलता है? गाजर में मिल जाता है आपको। दूसरा है लाइकोपीन, यह रिस्पॉन्सिबल होता है लाल रंग के लिए, और लाल रंग किसमें होता है? टमाटर में मिलता है और तरबूज में मिल जाएगा। तीसरा है एंथोसाइनिन, इसमें मिलता है लाल, बैंगनी और नीला, ठीक है, इतने कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इससे क्या क्या मिल जाते हैं हमें? गुलाब मिल जाएगा, गुलाब में जो लाल रंग मिलता है वह एंथोसाइनिन की वजह से मिलता है। जामुन में जो बैंगनी रंग मिलता है वह एंथोसाइनिन की वजह से मिलता है। और जो लाल पत्तियां बहुत से पौधों में आप देखते हैं, लाल पत्तियां होती हैं, वह किसकी वजह से मिलते हैं? वह एंथोसाइनिन की वजह से मिलते हैं। पत्तियां इस तरह से होगा, छोटी। और जो क्लोरोफिल होता है, यह लाल रंग के लिए, सॉरी, हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हरे रंग के लिए। और जो कहाँ मिलते हैं हमें? पेड़ पौधों में मिल जाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों में। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 134 की मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो मानवीय गतियां ऐसी कौन सी हैं? वनों को जलाना, ये भी मानवीय गतिविधि है जिससे जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। कृषि गतिविधियां पहले बैलों से और देसी तरीके से होती थी, आज मॉडर्न तरीके से किए जा रहे हैं, कीटनाशक फेंके जा रहे हैं और बहुत तरीके के दवाइयाँ और खाद फेंके जा रहे हैं, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है। एरोसेल कैन का उपयोग, यह भी रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो ऑप्शन चौथा है उपयुक्त सभी, यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 135 कि यूफोरबिएसी यानी कि बी और ए है, ऐसी कुल की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पादन के लिए मानी जाती है? तो जो इसमें मानी जाती है बायोडीजल के लिए, हमने पिछले स्लाइड में बताया था, जेट्रोफा को बताया था कि इसी के सीड से क्या बनाया जाता है? बायोडीजल, इसके तेल निकाल करके सीड को, ठीक है, बीज से क्या निकाला जाता है? बीज से तेल निकाल करके बायोडीजल बनाया जाता है। कैडलनट ट्री है, इसका यूज़ क्या होता है? तेल के लिए होता है, लेकिन भारत में बायोडीजल के लिए जेट्रोफा ही है, ठीक है, तो ये भी तेल के लिए होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। जो अगला है कॉपर लीफ, ठीक है, तो यह क्या होता है? एक सजावटी पौधा है, इसको सजावटी पौधा बोलते हैं, ठीक है। और जो सर्पगंधा है, यह औषधि पौधा है, औषधि पौधा। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इसमें जो ऑप्शन होगा बायोडीजल के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट? पहला होगा। जड़ी बूटियों की रानी, जड़ी बूटी कहाँ पे मिल जाती है? तुलसी में ही मिलता है, तो ऑप्शन पहला सही होगा। और इसमें से बाकी जो भी है, जैसे रोजमेरी हुआ, थाइम हुआ या धनिया हुआ, ये सब क्या है? मसाले हैं, ये भी मसाले होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 के पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? जो पीने के लिए होता है तो उसे पीने योग्य पानी बोलते हैं। आशुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर होता है, ताज़ा जल कुछ और होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं। और फ्रेश वाटर का मतलब हो गया कि शुद्ध जल होता है, लेकिन पानी खारा ना हो, और आवश्यक नहीं है कि ताज़ा जल है तो पीने योग्य ही है, खारा ना हो बस, ठीक है। और नल का पानी का होता है कि हर जगह नल का पानी पीने योग्य नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन यह भी नहीं सही होगा, ये भी ऑप्शन गलत और ये भी गलत। ऑप्शन यही है जो पीने योग्य पानी हो। 138 में वर्ष 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ठीक है, तो उसमें जो रिसाव हुआ था मिसाइल आइसोनेट का हुआ था, और यह 2 से 3 दिसंबर की रात में हुआ था। और किस ईयर में हुआ था? यह 1984 में हुआ था, ठीक है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसे हंसाने वाली गैस बोलते हैं, हंसाने वाली गैस, याद रखिएगा, लाफिंग गैस कहते हैं। और मीथेन क्या है? मीथेन एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या है? या विषैली गैस है। लेकिन भोपाल गैस त्रासदी में यह लीक नहीं हुई थी और मीथेन भी लीक नहीं हुआ था, तो ऑप्शन पहला ही सही होगा। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कोई ऐसा डे नहीं है, ऑप्शन यह गलत हो जाएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसमें याद रख लीजिएगा, ओजोन दिवस,
ठीक, ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, एम एस स्वामीनाथन एक क्या है? पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, पारिस्थितिक वैज्ञानिक या पक्षी वैज्ञानिक? तो जो एम एस स्वामीनाथन थे वह क्या थे? पत्रकार नहीं थे। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, और यही क्या थे? कृषि वैज्ञानिक। ऑप्शन दूसरा सही। पारिस्थितिक वैज्ञानिक ये नहीं थे। ठीक है, और इनका मुख्य कार्य क्या होता है पारिस्थितिक वैज्ञानिक का? कि फसल सुधार या पारिस्थितिक वगैरह से होते हैं, कृषि विज्ञान वगैरह से होते हैं। ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक से इनका कोई संबंध नहीं था। ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन ए भी गलत। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। और एम एस स्वामीनाथन क्या है? एक कृषि वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 141, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ पर स्थित है? तो यह देहरादून में है, जो उत्तराखंड में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मतलब हो गया कि वन्यजीव अनुसंधान एवं संरक्षण का प्रमुख संस्थान। मैं इसे बता देता हूँ क्या बोलते हैं इसे हिंदी में। वन्य जीव अनुसंधान एवं संरक्षण। ठीक है, यही होता है। तो सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन चौथा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 142 कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे अवशोषित करते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं? तो हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो हीलियम नहीं करते हैं, नाइट्रोजन भी नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं यानी कि CO2 को लेते हैं, प्लस क्या यूज करते हैं? H2O यानी कि पानी। और किसके? सूर्य के प्रकाश में। तो इससे क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। ठीक है, प्लस क्या बनता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो ह्यूमंस के लिए और बाकी और जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन वो रिलीज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? तीसरा सही होगा। जो अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट जो पदार्थ खाते हैं उनको अपघटभक्षी बोलते हैं यानी कि डिट्रीटिवोर्स बोलते हैं। ठीक है, डिट्रीटिवोर्स बोलते हैं। मांसभक्षी जो मांस खाते हैं, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। शाक भक्षी जो शाकाहारी होते हैं, यह भी ऑप्शन गलत। रसायन भक्षी ये अलग चीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको आगे हम देखते हैं 144 के तप्त भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो जल विद्युत ऊर्जा जो होती है वह जल से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा जो होती है सोलर या सूर्य से प्राप्त की जाती है। ठीक है, और भूतापी ऊर्जा जो होती है यानी कि पृथ्वी की अंदर की जो गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी प्लस गर्म जल, ठीक है, से जो प्राप्त होती है, प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं? भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, यही ऊर्जा बोलते हैं। तो इसे जियोथर्मल एनर्जी भी बोलते हैं इंग्लिश में। नाभिकीय ऊर्जा का यूज कुछ और होता है, यह यूरेनियम प्लूटोनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों के विखंडन से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये अलग विषय हो जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वह तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 के 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो जो 16 घास स्थल होते हैं पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। और कौन से? नीलगिरी, अन्नामलाई या पल्नी पर्वत के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पूर्वी घाट में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ 16 घास स्थल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। हिमालय में क्या पाया जाता है? यहाँ पे अल्पाइन घास भूमि पाई जाती है। अल्पाइन घास भूमि ये कहाँ मिलता है? हिमालय में मिलता है। और विंध्याचल में क्या होता है? यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुष्क पर्णपाती वन विंध्याचल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के ऊंचे पहाड़ी जो अन्नामलाई, नीलगिरी और पलनी पर्वत है, वहाँ पे 16 घास स्थल पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन है 146, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो पेलिकन पक्षी जो होते हैं वह नोलापट्टू में भी करते हैं, कुंथुल कुलम में भी करते हैं, कोकरे बेल्लूर में भी करते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 147 के मिनीमाटा रोग
ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व रिस्पॉन्सिबल है मिनीमाटा रोग के लिए। तो इसमें जो आर्सेनिक है, ठीक है, आर्सेनिक विषाक्त होता है, पॉइजनिस्ट होता है, लेकिन इससे मिनीमाटा रोग नहीं होता, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। जो पारा होता है, ठीक है, पारा पानी में घुल जाता है और ये जो मछलियाँ होती हैं इसको खाती हैं, और मछलियों को जो इंसान खाता है, ठीक है, तो ये पारा इंसानों के बॉडी में चला जाता है जिससे मिनीमाटा रोग होता है। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। कैडमियम क्या है? कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है, ठीक है, इससे इटाई इटाई रोग होता है, मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ था ईवीएस में, ठीक है। और नेक्स्ट है उपयुक्त सभी, तो ऐसा नहीं है क्योंकि मिनीमाटा रोग सिर्फ पारा वाले मछली खाने से होता है। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो 148 है कि ओजोन परत का अधिकतम क्षय कहाँ देखा गया है? क्षय तो बहुत जगह हो जाते हैं, लेकिन जो अधिकतम है वह जो हमारा अर्थ है, अर्थ ए नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो जो अधिकतम जो क्षय होता है वह दक्षिणी ध्रुव पर होता है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर अत्यधिक ठंड यानी कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर, सेल्सियस होने पर क्या होता है कि इस जगह पर जो समताप मंडल है, ठीक है, उस मंडल में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं जो इसको ओजोन परत को नुकसान करते हैं। दूसरा क्या होता है, जो सीएफसी जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी वजह से निकलने वाली गैस इन बादलों पर सक्रिय एक्टिव हो जाती है जो ऑक्सीजन को डैमेज कर देती है। तीसरा है दक्षिणी ध्रुव पर सर्दियों के बाद जब सूर्य का प्रकाश आता है तब सक्रिय जो क्लोरीन होती है ओजोन को वो तेजी से तोड़ना शुरू कर देती है। तो इस वजह से दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, बहुत ज्यादा अधिकतम क्षय देखा जाता है ओजोन लेयर का। भूमध्य रेखा पर नहीं होता और उत्तरी ध्रुव पर भी नहीं होता, कम होता है। और ऊपरी में से कोई नहीं वाला ऑप्शन तो टिक करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149 है कि इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वह था हीरालाल जे कनिया थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3। जो एम पतंजलि शास्त्री हैं यह दूसरे न्यायाधीश थे, और मेजर चंद महाजन जो थे यह तीसरे थे, तीसरे मुख्य न्यायाधीश। और हीरालाल जे कानिया पहले ही थे, अभी बता दिया गया। और एस आर दास जो हैं यह आई थिंक पांचवें थे, ठीक है, पांचवें मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है 150 के रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो जो रेड डाटा बुक है नदियों में प्रदूषण से संबंधित नहीं है, ये भी नहीं है, घटता भूजल से भी इनका नहीं संबंध है। यह है कि विलुप्ति के कगार पर जो जीव हैं उनका जो सूची होती है, या पेड़ पौधे की ऐसी सूची जो विलुप्त हो रहे हैं, वह रेड डाटा बुक से संबंधित होते हैं, और वायु प्रदूषण से भी नहीं होते। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। अब 2018 का ये पूरा सीरीज क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आगे अब हम लोग चलते हैं 2019 की तरफ। अब अगले सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। 2018 का तक हमने क्लियर कर लिया, अब 2019 को देखते हैं। इसमें मैंने देखा था बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं तो जो 2016, 17 और 18 में आए हुए थे या उनसे सिमिलर हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू का बहुत लाभ मिल जाता है कि हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन के जो फॉर्मेट है कैसे आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है 121 कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वह शांत घाटी में पाई जाती है, ऑप्शन तीसरा सही होगा, ठीक है। और फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है, और यहाँ पे फूलों की अनेक प्रजातियां आपको मिल जाती हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जो दोरांग घाटी है यह जैव विविधता के लिए नहीं प्रसिद्ध है, और सुरमा घाटी क्या है, यह असम बांग्लादेश में उस क्षेत्र की घाटी है, और यहाँ पर भी सर्वाधिक जैव विविधता नहीं पाई जाती, तो यह भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य की बात करें तो स्वच्छ ईंधन भी है, सही बात है। नीली ज्वाला के साथ जलता है, ये भी सही है, और इसका ऊष्मीय मान ज्यादा होता है, ये भी सही है। तो जो गलत है कि मीथेन उत्सर्जित करने वाला, ऐसा नहीं होता है, इसको जलाने से मीथेन गैस उत्सर्जित नहीं होती, ये ऑप्शन गलत है। इसलिए यह सही है क्योंकि यहाँ पे असत्य की बात कर रहा है। 123 है कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, ठीक है। तो जैविक तथा अजैविक पदार्थ ऑप्शन 4 सही है।
उत्पादक एवं उपभोक्ता नहीं होंगे, उत्पादक उपभोक्ता घटक ही नहीं होंगे, पौधे तथा जंतु नहीं होंगे। इसमें सभी जैविक और अजैविक वो पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। जैविक में सभी जीवित हो जाते हैं, अजैविक में सभी निर्जीव हो जाते हैं। जैसे नदी, पहाड़, मिट्टी, ये निर्जीव हो गए। जैविक में क्या हो गया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, सभी हो गए जैविक। क्वेश्चन नंबर 124 की मकर रेखा है, हमने इसी वीडियो में पीछे बताया था कि अर्थ पर जो बीच से जाती है इसे भूमध्य बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ऊपर जो इसके रहती है भूमध्य के, इसे कर्क रेखा बोलते हैं। और जो इसके जस्ट नीचे होती है उसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ठीक है, तो बीच से, इस बीच से जो ऊपर का साइड होता है इसे नॉर्थ बोलते हैं, और बीच से नीचे की तरफ जो चलता है इसे साउथ बोलते हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इसलिए इसको जब भी बोलेंगे हम लोग बोलेंगे दक्षिणी में, मकर रेखा दक्षिणी में। और इनका जो डिग्री है 23.5 डिग्री, यानी कि 23 1.5 एंड साउथ, यानी दक्षिणी ये बोलेंगे मकर के लिए। और कर्क का भी सेम वही पोजीशन है, लेकिन यह साउथ सॉरी नॉर्थ हो जाएगा, 23 1.5 नॉर्थ। ठीक है, इतना डिग्री ये कर्क रेखा के लिए हो जाएगा। तो साउथ में मकर रेखा कहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, 23.5 एंड साउथ। क्वेश्चन नंबर 125 के इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इकोसिस्टम का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, डॉक्टर ए जी टैंसले ने किया था। ठीक है, तो ए जी टॉन्सले यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आर डी मिश्रा भी पारिस्थितिक तंत्र के वैज्ञानिक थे। ठीक है, डॉक्टर विटेकर क्या थे, विटेकर, यहाँ पे विटेकर होगा। यह 5 जगत वर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध थे। और डॉक्टर ओडम क्या थे, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी इनको बोलते हैं, डॉक्टर ओडम को। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कहाँ और सैनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो लगभग सभी जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक प्रदूषण है आर्सेनिक का, वो पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पे क्या होता है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सब डेल्टा क्षेत्र में जो होते हैं, इनके भूजल में जो होता है आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे सर्वाधिक की मात्रा होगी। तो बाकी वो बिहार और मध्य प्रदेश में है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। क्वेश्चन नंबर 127 कि भारत में पश्चिमी घाट के जो दक्कन शुष्क है, क्यों शुष्क है। निम्न ताप प्रभाव, दाब प्रभाव, वर्षा छाया प्रभाव या उच्च तुंगता प्रभाव। तो यहाँ पे जो मैटर है इनके शुष्क होने का, वर्षा छाया प्रभाव की वजह से है। जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो मैप है, और जो दक्कन पश्चिमी घाट है, जो दक्कन प्लाटू है, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है, और ये हो गया, इस तरफ हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। तो दक्षिण पश्चिम, तो इस तरफ से जो आती हैं मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराती हैं। ठीक है, और पश्चिमी ढलानों पर अधिक वर्षा कर देते हैं। और जैसे ये पर्वत को पार करते हैं, तो इनमें क्या होता है, इधर पे जो पर्वतें हैं, यहाँ पर इस जगह पे जो पर्वत है, इसके बाद क्या होता है कि इनमें नमी कम हो जाती है, जिससे बारिश कम होती है, और इस वजह से काफी शुष्क होते हैं। क्लियर हो गया कि दक्षिण पश्चिम से जो मानसूनी हवाएं आती हैं, इस जगह पर जो जितने भी माउंटेन हैं, वो माउंटेन क्या होते हैं, पहले इन्हीं से टकरा करके यहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश कर देते हैं। यहीं क्या होता है, मुंबई है, गोवा है और कर्नाटक वगैरह है, तो इसलिए बोला जाता है कि मुंबई, गोवा, कर्नाटक में काफ़ी बारिश होता है। क्यों, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं आती हैं यहीं से आकर टकरा कर इसी जगह पर वो बारिश पूरा कर देते हैं। और आगे इसके बाद जाते हैं तो उनमें नमी कम होती है, जिसकी वजह से और इधर का जो एरिया है काफ़ी शुष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 128, वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, यह कब पारित किया गया था। तो 1972 में पारित किया गया था, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है। तो जो प्रति इकाई क्षेत्र में जो प्राप्त होती है उसे सौर स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, ऑप्शन तीसरा सही होगा। सौर ऊर्जा अलग चीज है। और सूर्य ताप क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, उसको सूर्यताप बोलते हैं। और यह मौसम, समय और स्थान और अक्षांश देशांतर पर भी डिपेंड करता है, कहाँ पे सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है और कहाँ पे कम पड़ती है। ठीक है, और ऊष्मा बजट क्या होता है, पृथ्वी द्वारा खोई हुई ऊष्मा का जो संतुलन है उसे ऊष्मा बजट बोलते हैं। अगला है 130, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, एक है मौलिक कर्तव्य और एक क्या है, मौलिक अधिकार।
अब ध्यान दीजिएगा, तो जो मौलिक कर्तव्य है वह यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है, यानी कि सोवियत संघ से। तो मौलिक कर्तव्य इससे लिया गया, यूएसए से क्या लिया गया है, यहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से, ये कंफ्यूजन नहीं होएगा, अधिकार यूएसए से, कर्तव्य सोवियत संघ से। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के लिए लिया गया है, ठीक है, आपातकाल को जर्मनी से लिया गया है। और यूके से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली ली गई है, यूके से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 131, हाँ इसमें जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, ऑप्शन दूसरा सही होगा। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो शाकाहारी हमने जो आपको दिखाया था बना करके, तो पहले क्या आते हैं, उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद ऐसे जो इन दोनों को खाते हों, ठीक है, यानी कि उपभोक्ता को भी और उत्पादक को भी, इन्हें द्वितीय श्रेणी का बोलते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। जो उच्च उपभोक्ता होते हैं तीसरे होते हैं, जो सिर्फ मांसाहारी होते हैं, जो सिर्फ इनको ही खाते हैं या इनको खाएंगे, सिर्फ मांसाहारी खाएंगे, ठीक है, तो जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 सही होगा। अगर एक हम इसका स्ट्रक्चर बना के बता दें आपको, तो पहले क्या होगा, उत्पादक में घास होगा, घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा, और टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, और मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा, और सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा, ठीक है। तो जो उच्च स्तर का उपभोक्ता हो गया वो बाज हो गया, यह उत्पादक हो गया, या उपभोक्ता हो गया, मतलब यह इसको खा रहा है। और मेढक क्या हो गया, प्रथम उपभोक्ता हो गया, द्वितीय उपभोक्ता भी बोल सकते हैं। और सांप क्या है, द्वितीय उपभोक्ता हो गया, प्रथम उपभोक्ता हो गया। तो यह क्या करेगा, इसको खाएगा, सांप मेढक को खाएगा, ठीक है। और सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा। एक चीज का और ध्यान रखना है कि ऊर्जा यहाँ से कम होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो हमने पृथ्वी का लेयर बताया था ना इस तरह से कि छ स म, ठीक है, यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ठीक है, इस तरह से हमने लेयर्स को बताया था। तापमंडल में अलग चीज होता है, इसमें प्लेन वगैरह यहीं पर उड़ती हैं, ठीक है। और आयन मंडल में क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो रेडियो सिग्नल होते हैं आयनाइज्ड होकर ट्रांसफर हो जाती हैं आयन मंडल से, ठीक। मध्य मंडल में क्या होता है, यह समताप मंडल के जस्ट ऊपर है, जितनी भी उल्का होती हैं उल्का नष्ट होती हैं। और क्षोभ मंडल जो है यही सबसे नजदीक है, यानी कि अगर ये धरती हो गया तो धरती के जस्ट बाद जो मिलता है क्षोभ मंडल होता है, और मौसमी घटनाएं जितनी होती है यहीं पर होती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 133 के भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो वह पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को, ऑप्शन 2 इसका सही होगा। 134 है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, ठीक है। तो जो पर्यावरण के लिए सहायक होती है वह होती है जैविक खेती, शिफ्टिंग खेती भी नहीं होगी, अधिक उपज वाली किस्में लगाने से भी नहीं होगा, ग्लास हाउस में पौधे लगाने से भी नहीं होता। ऑप्शन दूसरा इसका सही होगा। 135 है कि अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है। तो अम्लीय वर्षा जो है वह अभी हमने बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड का जल के साथ जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है, H2SO4, ठीक है। और इसे ही क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और यही पानी में मिलने से क्या हो जाता है, गैस मिला और इस पानी के साथ मिलने से क्या हो जाता है, इस तरह से एसिडिक रेन होता है। तो अम्लीय वर्षा जो होता है इन्हीं की वजह से होता है। तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl, यह नहीं है, बोरिक अम्ल भी नहीं है, ठीक है, और एसिटिक अम्ल भी नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट आएगा ऑप्शन 4। 136 WWF से आशय है, इसका भी हमने पिछले स्लाइड में बता दिया है, इसका जो आंसर होगा वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 137 की फूलों की घाटी अवस्थित है, अभी पिछले साल के क्वेश्चन में आ चुका है। तो जम्मू कश्मीर नहीं होगा, उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड में क्या है, चमोली जिले में स्थित है, ठीक है, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के नाम से चमोली जिले में स्थित है, याद रखिएगा, चमोली जिला। और सिक्किम किसके लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए। और हिमाचल प्रदेश है अनेक राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 138 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो प्रदूषण के मापन से कौन संबंधित है,
CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन 4 सही होगा। जल जल के लिए है, सर्वे ऑफ इंडिया अलग तरह से है, ग्रीन ट्रिब्यूनल अलग है। नेक्स्ट है 139, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर है, वह एडिज में है, इसको भी हमने बताया था। सिसली में क्या है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जो इसका नाम है माउंट एटना, माउंट एटना। रॉकीज में क्या है, यह उत्तरी पर्वतमाला है, यह अमेरिका में है और हवाई में, ठीक है। और मौना लोआ और किलाउआ ज्वालामुखी है हवाई में, मौना लोआ। 148, तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है, यहाँ पे होगा किस नाम से जानी जाती है। तो जो वहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी है वह किस नाम से जानी जाती है, सांगपो के नाम से जानी जाती है तिब्बत तिब्बत में। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 141, जो ध्रुव तारा कहा जाता है, जो उत्तर में एक तारा होता है उसे ध्रुव तारा बोला जाता है, नहीं उत्तरी तारा को नॉर्थ पोल बोलते हैं, पश्चिमी तारा नहीं होता, पूर्वी तारा भी नहीं होता, दक्षिण तारा भी नहीं होता। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कौन से सन में प्रारंभ किया गया था, तो 1973 में किया गया था, ऑप्शन 4 सही होगा। 143 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में उपस्थित है, सॉरी स्थित है, तो कान्हा जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में कौन सा है, यहाँ पे मुदुमलाई है, मुदुमलाई। 144 है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो मध्य हुआ था, किन किन दोनों के मध्य में हुआ था, तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वह कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग, ठीक है, यानी कि इनके बीच में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। यह 1916 ईस्वी में हुआ था, नरम दल और गरम दल के बीच में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन जो सही होगा ये होगा, बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। 145 है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो जंगली गधों का जो है गुजरात में है, यहीं पर एशियाई शेरों का भी है और यहीं पर जंगली गधों का भी है, ठीक है। ग से देखिए क्या मिला, ग से गधा भी मिल गया, यानी कि गुजरात, और गधा से गुजरात, गधा से ग से गिर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 146 है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, तो कार्बन डेटिंग से क्या पता चलता है हमें, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में मुख्य काम होता है आयु मापन, ठीक है, चाहे वो हड्डी हो चाहे कोई सामग्री हो, कार्बन डेटिंग से उनका आयु का पता चलता है। तो ये भी नहीं होगा, श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, इनमें से सभी ये भी नहीं होगा, चट्टानों की शक्ति का मापन ये भी नहीं होगा। 147 है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था, तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और ये ऑप्शन 1 में सही है। क्वेश्चन नंबर 148 है, बायोमैग्निफिकेशन है, तो इनमें से सभी नहीं होगा, इसको पहले काटना है। कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में ये भी नहीं, जीव के आकार में वृद्धि अभी नहीं। ये क्या होता है, समय के साथ ऊतकों में विषैले पदार्थों की जो बढ़ती सांद्रता होती है वही बायोमैग्निफिकेशन होता है, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं, तो वह होता है आपका कवक होता है, फंगी होता है, ठीक है, बाकी सभी अजैविक घटक हैं। 150 है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वह एम्स्टर्डम में है, ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही है। न्यूयॉर्क में क्या है, यूएन का मुख्यालय है, और नागासाकी में क्या है, यहाँ पे ग्रीन पीस का मुख्यालय है, यहाँ पर ग्रीन पीस, और सिडनी में क्या है, यहाँ पर ग्रीन पीस ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक का मुख्यालय हो सकता है। अब अगले ईयर की तरफ चलते हैं, तो 2019 के बाद 2019 के बाद जो अगला एग्जाम हुआ था 2022 में हुआ था, मतलब पेपर जो हुआ था, हुआ क्या था कि 2019 के बाद 18 नवंबर 2021 को एग्जाम होना था यूपी टेट का, लेकिन पेपर लीक मैटर में पेपर इसमें भी लीक हो गया था और उसमें कोविड भी था, ठीक है, कोविड-19 भी चल रहा था, तो जिसकी वजह से पेपर लीक हो गया, तो इस एग्जाम को पोस्टपोन करके 23 जनवरी 2022 में किया गया। और उसमें क्या किया था यूपी टेट विभाग ने कि जो 2019 के जो पेपर आए हुए थे, ठीक है, 2019 में जो पेपर थे पूरे सेम टू सेम
ठीक है, सेम टू सेम पूरे पेपर 2022 के क्वेश्चन पेपर में आ गए थे। यहाँ तक कि ऑप्शन से लेते हुए क्वेश्चन के एक एक जो उस पॉइंट लगे हुए हैं, सारे चीज ए टू जेड सब सेम टू सेम एज इट इज आए हुए थे। ठीक है, तो 2019 का जो क्वेश्चन आप देखेंगे वही 2022 का क्वेश्चन देखेंगे। यह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सेम था। ठीक है, तो अगर आपने 2019 का पेपर सॉल्व कर लिया तो आप 2022 का भी सेम पेपर है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ वन बाय वन करके, मकर रेखा कहाँ पे, इकोसिस्टम, अभी हमने आपको ये सभी चीज़ें बताई। ठीक है, तो इनको आप वन बाय वन देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन 2022 के आए हुए थे। तो मुझे लगता है अभी जैसे लास्ट का जो क्वेश्चन था आप लोगों ने देखा था कि निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? समय के साथ बढ़ते ऊतकों विषैले में पदार्थ की जो बढ़ती सांद्रता है वह होती है। जैवमंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है? वो कवक है, अभी हमने बताया। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित कहाँ है? वह एम्स्टर्डम में है। ठीक है, और नागासाकी में हमने बताया ग्रीन पीस का है, और यहाँ पे यूएन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो ये सभी क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि इस बार का यूपी टेट का एग्जाम का जो एक पेपर है या लीक ना हो और अच्छे से हो जाए। लेकिन आज का समय और ट्रेंड हो चुका है कि सभी पेपर को लीक हो जाना है और आपकी वैकेंसीज और आपके जो तैयारियां हैं वो वैसे की वैसे धरी की धरी रह जाती हैं। अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारियां रखे करते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं पीआरटी का, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा जैसा मुझे टाइम मिलता है, और मैं भी थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, समय नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए समय निकालूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको देता रहूँ। और बस इतना ही। मैं मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।